अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे सामने मौजूद है डॉन का एडिटोरियल जो कि 7 अगस्त 2024 को रिलीज़ हुआ है। आइए इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर आखिर उन्होंने क्या बात की है। इसमें से हम आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे, वो कैप देखेंगे जो कि हम ऑब्वियसली यूज़ कर सकेंगे इन आवर फाइनल CSS एग्जामिनेशंस। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टॉपिक का नाम है वो क्या है। पीपल्स पावर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में लोगों की ताकत क्या है। अच्छा जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में आजकल एक जो बड़ा जाहिर है कि चल रहा है पॉलिटिकल केओस। शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उसको गिरा दिया गया है और वो जो है वो मुल्क छोड़कर चली गई हैं। ठीक है, अब जो है वहाँ पर मिलिट्री जो है उन्होंने कंट्रोल ले लिया है बांग्लादेश में। ठीक है, अब ये जो इवेंट है ना, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। देखें, जब आपके मुल्क की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी अहम होती है, उसके ऊपर आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिक्स, ठीक है, आपकी हर चीज़ उसके ऊपर बेस कर रही होती है। तो जब आपके मुल्क की पॉलिटिक्स ख़राब होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके जो सारे सेक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। फिर इसी तरह एक मुल्क के अंदर अगर गवर्नमेंट टॉपल हो रही है तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बाकी तमाम ममालिक पर भी आएगा। अब मिसाल के तौर पे ये एक कंट्री है, ठीक है, इसके अंदर समझ लें कि पॉलिटिकल अपहीवल आया है, तो ऑब्वियसली इसके ट्रेड रिलेशंस हैं अपने नेबर्स के साथ। ठीक है, वो जो रिलेशंस हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे होंगे जिन्होंने इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, अपने प्रोजेक्ट्स इनके साथ बना रखे होंगे। ठीक है, अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हो गए, उनके कल्चरल प्रोजेक्ट्स हो गए। अब वो सोचेंगे कि आखिर हमारे उन प्रोजेक्ट्स का क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल हालात चल रहे होते हैं उनका डायरेक्ट लिंक होता है पूरी दुनिया के साथ। ठीक है, तो अब चूँकि बांग्लादेश में ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा चेंज आया है, उसका क्या असर होगा बांग्लादेश पे, फिर उसके रीजन के ऊपर, और फिर पूरी दुनिया के ऊपर क्या जो है वो उसका इफ़ेक्ट होगा, और फिर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं लाइक UN, उनका क्या रद्द अमल रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारा जो है वो हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया है। अच्छा जी, पढ़ते हैं इसको। People's power has toppled one more authoritarian regime. And other bloody day in Bangladesh ended in triumph for the uprising in that country. लोगों की ताकत ने एक और अथॉरिटेरियन रजीम को गिरा दिया। अथॉरिटेरियन रजीम जहाँ पर एक बंदा या एक ग्रुप की हुकूमत होती है। एक और ब्लडी डे है जो बांग्लादेश ने देखा है, जो कि ट्रायम्फ कहते हैं जी फतह को। ठीक है, एंड अदर ब्लडी डे इन बांग्लादेश एंडेड इन ट्रायम्फ फॉर अपराइजिंग इन द कंट्री, के लोगों ने जो है वो फतह हासिल की है अपनी गवर्नमेंट को गिराकर, या जिस वो पॉलिटिशियन से खुश नहीं थे उसको भगाकर जो है वो खुश हो गए हैं, उन्होंने फतह हासिल की है। डिफाइंग अ नेशन वाइड कर्फ्यू, हंड्रेड्स ऑफ thousands of people came out on the streets. अच्छा जी, एक नेशन वाइड कर्फ्यू को डिसओबे करते हुए, डिफाइंग होता है डिसओबे करना, तोड़ देना, मुज़ाहमत करना, को ख़त्म करते हुए लाखों लोग जो हैं वो गलियों में निकल आए, ब्रिंगिंग एन एंड टू प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद्स बैक टू बैक 15-year रूल। ठीक है जी, शेख हसीना जो है उनका 15 साल दौरे हुकूमत ख़त्म करते हुए। अब इससे मुराद ये है, आपने शेख मुजीबुर रहमान का जो नाम है वो सुना होगा। 71 में ही वॉज द मेन पॉलिटिकल फिगर ऑफ बांग्लादेश, और आपने सुना होगा कि मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो थे, और यहाँ पर जो है वो भुट्टो साहब थे। ठीक है, तो इन दोनों का जो है वो कंपटीशन था, और जो भी था। अब ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी ये बेटी हैं शेख हसीना, इन्होंने बांग्लादेश में 15 साल हुकूमत की है। ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली कि थोड़ा टाइम पीरियड तो नहीं होता। द मिलिट्री हैज़ नाउ टेकन चार्ज पुटिंग इन प्लेस एंड इंटर्म एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री ने जो है अब इख्तियार ले लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभाल ली है। इंटरिम कहते हैं जी मीन वाइल, यानी कि इन बिटवीन, यानी कि इन सारे हालात के दरमियान में मिलिट्री ने जो है वो चार्ज संभाल लिया है। बट कैन दिस एंड द पोलिटिकल टर्मोइल दैट हैज़ शेकन द साउथ एशियन नेशन? द सिचुएशन कंटिन्यूज टू अनफोल्ड।
लेकिन क्या ये जो उन्होंने कंट्रोल लिया है, क्या इससे जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, ये जो पॉलिटिकल अपहीवल्स हो रहे हैं, क्या ये संभल सकेंगे साउथ एशिया के अंदर? क्या ये जो सिचुएशन है ये आगे जाकर क्या बनेगी, क्या अनफोल्ड होगी? ठीक है। अच्छा, ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना किसी भी राइटिंग का, किसी भी आर्टिकल का, दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जिसके अंदर आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस जो हैं वो दिखाए जाते हैं। ठीक है। और उसकी जो मेन बॉडी है वो आपकी बाद में आती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। It all started with protests by students against a controversial job quota system, which soon turned into the mass movement against a regime that, under Hasina Wajid, had secured a fourth straight term in office a few months ago through a controversial electoral exercise. अच्छा जी, वो कहते हैं ये जो सारा खेल शुरू हुआ था ये स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की वजह से शुरू हुआ था। ठीक है। यूथ, वो कहते हैं ना पावर ऑफ यूथ, तो समझ लें कि जो बांग्लादेश में काम हुआ है ना ये यूथ नहीं किया। उन्होंने जी जॉब कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी। वहाँ से जो है वो फसादात बढ़ते गए और करते 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 जो इनकी हसीना की गवर्नमेंट है वही टॉपल हो गई। ठीक है। अब वो कहते हैं कि उन्होंने चौथी दफ़ा जो है ना वो अपनी पोजीशन संभाली थी बांग्लादेश के अंदर। ठीक है। और ये एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा था जो अभी रिसेंटली हुआ था। ठीक है। जिसकी बदौलत जो है ये दोबारा से बांग्लादेश के अंदर आई थी। द गवर्नमेंट हैड virtually established a one party system, eliminating the opposition from the political scene. The enforcement of draconian law has turned Bangladesh into the authoritarian state. अब वो कहते हैं कि ये जो इनकी गवर्नमेंट आई थी ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के तहत आई थी और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो वन पार्टी सिस्टम बन गया था। अच्छा जी, वन पार्टी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें बस एक ही जो पार्टी होती है ना, समझ लें कि वो ही मेजॉरिटी होती है। उसके अगर ऑपोजिशन में पार्टीज होती हैं तो वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत माइनर लेवल पे होती हैं, जिनका जो है ना कोई यानी कि ख़ास फ़र्क नहीं होता उनके होने या ना होने से। याद रखें कि अगर किसी भी मुल्क में जो पॉलिटिक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग तब होती है जब ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। जैसे आप यूएस के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं ना तो बड़े ही, जैसे कहते हैं ना, बड़ा ज़ोरदार किस्म का इलेक्शन होता है कि बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी। वो होती है गवर्नमेंट काम की। जब ऑपोजिशन स्ट्रांग होती है तो जाहिर है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है उन्हें भी पता होता है कि हमने जो है ना कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, वो बड़ा जो है ना संभल संभल के कदम रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या सीन हो गया था कि वन पार्टी सिस्टम हो गया था, ऑपोजिशन जो है वो ख़त्म ही हो गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। बट student protest broke the fear. The use of coercive force by the administration to crush the demonstrations exacerbated the anger. अब वो क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट थे, उन्होंने जो एहतजाज किए, उससे एक तो डर का खात्मा हुआ। ठीक है। उसके बाद जी कोर्सिव फोर्स का यूज़ किया गया उनके ख़िलाफ़, यानी कि कोर्सिव कहते हैं जी सख्त फोर्स का जो है इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से जो एंगर था, गुस्सा था लोगों में, वो एक्सेसरबेट हो गया, यानी कि मज़ीद बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज़ आया था ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं जी सख्त कानून को। ठीक है। अच्छा, hundreds of protesters were killed by the security forces, turning the streets into battlegrounds. Bangladesh has not witnessed such violence in its over 50 years history as a state. The protest broke the myth of Hasina Wajid's government's invincibility. अब वो कहते हैं कि जो ये प्रोटेस्ट, जो वायलेंस देखी गई है बांग्लादेश में, वो 50 साल की तारीख में कभी देखी नहीं गई। और ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं इनसे एक बात तो साबित हो गई कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो इनविंसिबल नहीं है। इनविंसिबल मीन्स कि वो वल्नरेबल है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनविंसिबल जो है ना वो ये होता है कि एक सॉन्ग भी है ना, आई एम इनविंसिबल, एक मिनट, 1 सेकेंड। हाँ जी, अनस्टॉपेबल सॉन्ग है सिया का। शी इज़ अ वेस्टर्न सिंगर। बड़ा मज़े का सॉन्ग है, बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है। उसके अंदर वो क्या कहती है कि आई एम सो पावरफुल, आई डोंट नीड बैटरीज अ डे, आई एम इनविंसिबल। तो वो लफ्ज़ जो है ना वो यहाँ से मुझे याद आया कि इनविंसिबल का मतलब ये होता है कि जब आप नाकाबिले तस्खीर होते हैं ना, तो ये बात जो है साबित हो गई, ये जो प्रोटेस्ट हुए और हसीना की गवर्नमेंट टूटी, कि इससे ये बात साबित हो गई कि ये इनविंसिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद है जी विद इन वीक्स it turned into a mass uprising, breaking the hold of an authoritarian regime. It united all kinds of opposition forces that has been suppressed by the state. The events of the past weeks also exposed the fault lines in the system. It was an implosion waiting to happen,
इट जस्ट नीडेड अ ट्रिगर विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स। अब वो ये कहते हैं कि जो मैथ अपराइजिंग्स हुई हैं इससे एक तो ये समझ आ गई कि भाई फॉल्ट लाइंस जो है ना वो तो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर। अब फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं, ये समझ लें कि ज़मीन की सतह है, इसके अंदर क्रैक्स पाए जाते हैं। जब आपको पता है अर्थक्वेक्स आते हैं ना, जलजले आते हैं, तो ये फॉल्ट लाइंस होती हैं जिनसे वो जो वेव्स है ना वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। या फिर आपने वोल्केनोज सुना होगा कि वोल्केनोज फटते हैं तो वो ये फॉल्ट लाइंस यानी कि ये जो दरारें होती हैं उनमें से बाहर आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एज एज अ सिंबल इस वर्ड को यूज़ किया कि जो फॉल्ट लाइंस थी वो सामने आ गई कि इस सिस्टम में क्या फॉल्ट लाइंस थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, ये वो कहते हैं कि जी ये तो जो है ना होना ही था, ये धमाका होना था, इसको बस ट्रिगर होने की जो है वो ज़रूरत थी। द एलोकेशन ऑफ 30% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स टू द फैमिलीज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स हैड बीन अबॉलिश्ड फॉलोइंग प्रोटेस्ट इन 2018 बट वाज रिस्टोर्ड दिस ईयर। इट वाज seen as a move to pack states institutions with अवामी लीग लॉयलिस्ट्स। अच्छा देखें जी, ये जो है ना ये मेन पॉइंट था जिसने तहलका मचा दिया था बांग्लादेश के अंदर कि शेख हसीना की गवर्नमेंट ने 30% उन लोगों के लिए जॉब्स कर दी थी जो कि फ्रीडम फाइटर्स में फ्रीडम फाइटर्स जिनके फोर फादर्स थे, यानी कि जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी ना, उनके बच्चों या उनके जो अहलो अयाल जो अब ज़ाहिर है उनके तो पोते और आगे आगे नस्लें चल रही होंगी ना, तो 30% उनके लिए जो है जॉब एलोकेशन कर दी गई थी। ये 2018 में रूल पास हुआ था, उसके बाद इसे ख़त्म कर दिया गया था। अब दोबारा इस साल जो है वो यही रूल आया था, कोटा सिस्टम, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स भड़के थे। इसका मतलब ये था कि अवामी लीग जो है वो अपने लिए वफादार इकट्ठे कर रही थी। अच्छा जी, इट वॉज not just political repression but also the rising cost of living that fueled the unrest। इसके बाद कहते हैं जी सिर्फ ये political chaos ही नहीं था इसमें बांग्लादेश के अंदर, बल्कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी यानी इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इन्फ्लेशन तो खैर से जब से कोविड गुजरा है तो उसके बाद ओवरऑल ही पूरी दुनिया में इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ऑब्वियसली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है क्योंकि उसमें लोगों की जो परचेजिंग पावर है या इनकम सोर्स है वो कम होता है। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आप हाल देख लें बिजली के बिलों का, आम बंदा जो है वो यही सोचता रहता है कि इस महीने का बिल कितना आएगा और किस तरह पे करना है। सेम वॉज द केस विद बांग्लादेश। ज़ाहिर है उनका हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का मसला ना हो और दूसरे मसाइल हों इन्फ्लेशन से रिलेटेड। It was not just the political repression and worsening human rights situation, but also rising cost of living and growing unemployment among the youth that fueled the unrest. Not surprisingly, Gen Z has been the vanguard of the movement that ultimately led Hasina Wajid to step down and flee the country. अब वो कहते हैं कि जो political repression आया है इससे क्या हो गया जी कि सिचुएशन ख़राब हो गई और जेन जी जो है उन्होंने हसीना वाजिद को मजबूर कर दिया कि वो कंट्री को छोड़ के भाग जाएं। वैनगार्ड कहते हैं जी फ्रंट लाइन जैसे आपको पता है ना पुराने ज़माने में जब जंगें होती थी ना तो ये समझ लें ये पूरी फ़ौज है और यहाँ फ्रंट लाइन के ऊपर एक दस्ता तैनात किया जाता था जो वैनगार्ड होते हैं, जो पहले लड़ते हैं, अव्वल दस्ता जिसे आप कहते हैं। तो कहते हैं जी जेन जी जो है यानी कि यूथ जो है वो प्रूव हुई वैनगार्ड, ठीक है। जेन जी अगर आपको नहीं पता तो ये ना जो लोग पैदा हुए हैं से फॉर एग्जांपल 1960s के जो लोग हैं उनको जो है वो बेबी बूमर्स कहते हैं। इसी तरह से फिर उसके बाद जी जेन एक्स आ जाती है, फिर इसी तरह से एक जेन वाई होती है, फिर इसी तरह से जेन जी आती है। अब ये जो जेन जी के लोग हैं ना ये 1996 से लेकर 2007 तक के जो लोग हैं ना वो जेन जी के अंदर आ जाते हैं। तो वो क्या इसको कहने का मकसद ये है कि जो जेन जी है ना उन्होंने हसीना की जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर दिया। कहने को बच्चे हैं मगर पूरी जो पॉलिटिक्स है उसका तख्ता हिला दिया। अच्छा जी, although Bangladesh has been one of the fastest growing economies in the region over the past many years, the gap between the haves and have-nots has also widened. Their inflation, which touched double digits in the recent months, has also fueled discontent. All this sparked a powerful uprising against the regime. अब वो कहते हैं कि बांग्लादेश अव्वल तो ये है कि बड़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, पिछले कुछ सालों से, मगर जो गैप एग्जिस्ट करता है उन लोगों के पास जिनके पास बहुत कुछ है और उन लोगों के पास जिनके पास नहीं है, उसने जो है वो ट्रिगर किया इस पूरे मामले को। फिर बढ़ती हुई इन्फ्लेशन जो कि डबल डिजिट पे पहुंच गई। डबल डिजिट मींस कि जैसे 20 है तो ये डबल डिजिट है ना, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी इन्फ्लेशन इतनी है, ठीक है, वो आप खुद सर्च कर सकते हैं कि कितनी है, बल्कि इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि सब लोग जो हैं वो अवेयर हो जाएं।
Hasina Wajid entered politics after the assassination of her father and the founder of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, in a military coup in 1975. She lived in exile in India for several years before returning to the country in 1981. She first became prime minister after her Awami League party swept elections in 1996, but she lost the new election to her rival Khalida Zia. The two women dominated Bangladesh politics for several years. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है कि वो जो है ना पॉलिटिक्स में आती हैं 1975 की एक मिलिट्री कोप होती है, और वो जो है उनके फादर शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जो है फिर उनके बाद जो है वो ये आती हैं। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि वो इंडिया में भी एग्जाइल रहीं, एग्जाइल यानी कि मुल्क बदल रहीं, ठीक है। उसके बाद जी 1996 में ये आती हैं अपनी पार्टी के साथ, और एक और जो इनकी बड़ी राइवल थी वो खालिदा ज़िया थी। ये जो दो खातूनें हैं, खातूनें तो सॉरी कोई वर्ड नहीं होता, खातून है, इन्होंने जो है वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को काफ़ी साल जो है dominate किया है। Hasina won the 2008 election, which took place after 2 years of the military-backed technocratic government. This phase marked her authoritarian grip over power. She jailed her opponents, including her main rival Khaleda Zia. Her government executed many opposition leaders after dubious trials for being collaborators during Bangladesh War of Independence. अच्छा जी, वो कहते हैं कि 2008 के अंदर जब ये आती है ना अपनी पावर में, तो ये अपने जो ओपोनेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो खालिदा ज़िया है, इनको तो ये गिरफ़्तार करवा देती हैं, ठीक है। उसके बाद जी हर गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटेड मैनी अपोजिशन लीडर आफ्टर डूबियस ट्रायल्स। डूबियस कहते हैं जी डाउटफुल, यानी कि बहुत सारी डाउटफुल किस्म की ट्रायल्स से वो अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो भगा देती हैं, फंसा देती हैं, ठीक है। हर पार्टी वॉन 4 successive elections, all marred by the allegations of rigging. The last elections held in January this year were boycotted by the main opposition parties. It reportedly saw the lowest turnover of voters in the country's history. Human Rights Watch said that country's prisons were full of opposition activists arrested in the crackdown before the elections. अब वो कहते हैं कि जिनके तमाम जो इलेक्शंस हुए 4 के 4 जो हैं उनमें रिगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हुई, यानी कि करप्शन कह सकते हैं आप। उसके बाद जी ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ना ये एक यानी कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने बताया कि इस इलेक्शन के दौरान जो जेलें थी वो भरी हुई थी ऑपोजिशन एक्टिविस्ट के साथ, ठीक है, यानी जो लोग ज़ाहिर के ख़िलाफ़ थे इनकी गवर्नमेंट के, उनको पकड़ पकड़ के जो है वो डाल दिया जाता था जेल्स में। अच्छा, उसके बाद जी इसमें सबसे ज़्यादा टर्नओवर देखा गया था वोटर्स का, यानी कि कम वोटर्स आए थे। अच्छा, with virtually no pressure of the opposition parties in parliament, it paved the way for one-party system. The recent elections marked the beginning of the downfall of Hasina Wajid's rule. What happened in Dhaka this week with angry mobs ransacking the former prime minister's residence and destroying statues of Mujibur Rahman was the manifestation of the public rage against authoritarianism. अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि ये जो सारा कुछ हुआ है ना, आपको पता होगा, आपने शायद पिक्चर्स भी देखी हो कि जो शेख हसीना का जो बेड है उसके ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं या सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना ये इसलिए हुआ है कि वो लोग जो है ना वो चले गए, रैनसैकिंग होता है हंट करना, ठीक है, कि वो जो उन्होंने जी हंट कर दिया या वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया या वो चले गए, ठीक है, उनके जो रेजिडेंट्स थी वहाँ पे, और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है ना वो मुजीबुर रहमान के जो स्टैचूज़ होंगे उनको भी बर्बाद कर दिया या जो कुछ भी किया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश की जो UN के अंदर इनकी पीस मेकिंग मिशन के अंदर इन्होंने सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे, यानी अपनी मिलिट्री वगैरह जो है वो वहाँ पे भेजी होगी। अब वो कहते हैं जी क्या असर पड़ेगा जी, इनका फ्यूचर जो है वो क्या होगा। फिर वो कहते हैं कि एक बात तो क्लियर है कि जो अब गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश में, एक तो वो टेक्नोक्रेट्स होंगे जो कि मिलिट्री एस्टैब्लिश करेगी। टेक्नोक्रेट्स कहते हैं साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज रखने वाले जो लोग होते हैं, जो ग्रुप होते हैं ना, क्योंकि जाहिर है कि वही इस केओस वाली सिचुएशन में जो है वो अपने मुल्क को मैनेज करेंगे। Okay, so I hope this editorial explanation was helpful for you. अगर ऐसा है then you have to let me know in the comment section down below ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ, otherwise we will stop that. इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और शेयर कर दें with your friends and family. It's sadqa jariya and it's a great motivation for me. I'll see you in the next video inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.